हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने उस दिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था, जो एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स प्रोसेस था। इसे डेनियल सेल भी कहते थे। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने एक साल्ट ब्रिज लगाया था। हम लोगों को आज साल्ट ब्रिज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़। चलिए शुरू करते हैं। फंक्शंस ऑफ साल्ट। फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। हिंदी में कहते हैं लवण सेतु के कार्य। इसको हम इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। क्यों जरूरी है साल्ट ब्रिज? साल्ट ब्रिज क्या काम? नंबर फर्स्ट, salt bridge helps to maintain electrical neutrality वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने, किसी भी इलेक्ट्रोड पर चार्ज क्रिएट नहीं होता और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनने से रोकता है। दूसरा क्या काम? इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल the outer circuit is completed by flow of electron from एनोड टू कैथोड। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड पे जा रहा है। साल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है? कैथोड से सल्फेट आयन लेकर एनोड को दे रहा है। तो लिखिए, एंड द इनर सर्किट is completed by flow of anions from कैथोड टू एनोड। इसका क्या मतलब हो गया कि साल्ट ब्रिज हेल्प्स टू कंप्लीट द सर्किट, परिपथ को पूरा करने में मदद करता है। बाहर वाला परिपथ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहन से पूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। अंदर वाला सर्किट आयनों के प्रवाहन से, आयन कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं थ्रू द साल्ट ब्रिज। तो यहां लिख लीजिए, थ्रू द साल्ट ब्रिज। अच्छा, तीसरी बात क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट used in salt bridge must have approximately same
ट्रांसपोर्ट नंबर of cation and anion। जो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है साल्ट ब्रिज के में, जो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया है, जैसे वहां पे मैंने K2SO4 का यूज किया था, जब हमने एक कंटेनर में ZnSO4 और दूसरे कंटेनर में CuSO4 डाला, तो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया K2SO4। तो वो कहना चाहता है कि जो भी बेटा K2SO4 यूज करोगे या जो भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे, उसके कैटायन और एनायन दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर बराबर होना चाहिए। अब बात यह है कि ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है, तो देखिए, मानते हैं लेट U पॉजिटिव मोबिलिटी ऑफ कैटायन को दिखा रहा, मतलब कैटायन कितनी गति से चल रहा सॉल्यूशन के अंदर, और U नेगेटिव मोबिलिटी ऑफ एनायन को दिखा रहा। मान लिया तो बेटा ट्रांसपोर्ट नंबर T पॉजिटिव, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन हो जाएगा U पॉजिटिव अपॉन U नेगेटिव प्लस U पॉजिटिव, और इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन T नेगेटिव हो जाएगा U नेगेटिव अपॉन U पॉजिटिव प्लस U नेगेटिव। यहां पर T पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन है और T नेगेटिव ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने ये कहा था कि जितने Zn2 पॉजिटिव वहां पर इकट्ठा होंगे, उतने ही सल्फेट आयन साल्ट ब्रिज एनोड कंपार्टमेंट को दे देगा। इसका मतलब उतने ही सल्फेट आयन कैथोड कंपार्टमेंट साल्ट ब्रिज को देगा, साल्ट ब्रिज एनोड कंपार्टमेंट को देगा। तो जितने Zn2 पॉजिटिव निकलेंगे, उतने ही सल्फेट आयन आ जाए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, कहीं पर भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब है मोबिलिटी का जो रेशो है वो सेम रहेगा। वो क्या रेशो है? T पॉजिटिव बराबर U पॉजिटिव अपॉन U पॉजिटिव प्लस U नेगेटिव, और T नेगेटिव बराबर U नेगेटिव अपॉन U पॉजिटिव प्लस U। ठीक, आगे बढ़ाता हूं। एक मिनट, ये बात तो हमारी ट्रांसपोर्ट नंबर की आ गई, या साल्ट ब्रिज के फंक्शंस की आ गई कि साल्ट ब्रिज के क्या क्या काम। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। देखिए क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ डोनेट या डोनेशन और एक्सेप्टेंस of electron
on an electrode is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितनी टेंडेंसी है किसी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन के निकलने की या किसी इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन के पहुंचने की। एनोड होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एनोड की कितनी ताकत है, कितनी टेंडेंसी है, कितनी कैपेबिलिटी है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल सके, और कैथोड की कितनी ताकत है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखो बेटा, एनोड तो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एनोड पे जो ताकत आपको मिलेगी, जो टेंडेंसी आपको मिलेगी, जो कैपेसिटी आपको मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कैथोड क्या काम करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस रिडक्शन है। तो कैथोड पर आपको क्या ताकत मिलेगी, कितनी ताकत से, कितनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो कैथोड पर जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा वो रिडक्शन का। तो एनोड पर आपको ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा और कैथोड पे आपको रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, एनोड पर क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कैथोड पे क्या मिलेगा आपको, रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलो बना लेते हैं हम लोग एक फिगर। पहले ये लिख लो, क्या द कैपेबिलिटी या टेंडेंसी कैपेबिलिटी भी कह सकते हैं, टू रिमूव या लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। अब इलेक्ट्रॉन लूज कहां होंगे, एनोड पर, तो इज नोन एज ओपी, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, छोटे में कहते हैं ओपी। अच्छा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो लिख लीजिए। हाँ बोलो बेटा। टू गेन, बोलिए बच्चों, इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन लूज करने की कितनी ताकत है, कितनी कैपेबिलिटी है, उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने की कितनी ताकत है, कितनी टेंडेंसी है, उसे रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक फिगर बनाइए मेरे साथ, एक फिगर बनाइए। फिगर वही बनेगा, बस साल्ट ब्रिज नहीं लगेगा। साल्ट ब्रिज लग जाएगा तो पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। यहां क्या था, जिंक रॉड, किसमें डाला गया है, ZnSO4 के सॉल्यूशन, और यहां क्या था, कॉपर रॉड, किसमें डाला गया है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन। दोनों को एक वायर से, जिसमें एक कुंजी या गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, से जोड़ दिया। क्या होगा, सेम वही, एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनेगी क्योंकि साल्ट ब्रिज तो है नहीं। तो पहले क्या होगा, जिंक Zn2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन चूंकि बाहर जो Zn2 पॉजिटिव आएगा, इसके बाहर जो Zn2 पॉजिटिव आएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं, तो यही Zn2 पॉजिटिव एनोड वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर वापस जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहां एक
इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के साथ साथ इक्विलिब्रिया डेवलप हो जाएगी। इसको कहेंगे ई। इक्विलिब्रिया किससे डेवलप हुई? जिंक से Zn2 पॉजिटिव के बीच में। तो ई जिंक से Zn2 पॉजिटिव, और इसी को कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव। या ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। दोनों बातें कही जा सकती। जनरली ओपी या ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। यहां क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ आए, कॉपर 2 पॉजिटिव ने उन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हुआ, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट। मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर। मैंने आधा ही एरो लगाया। यहां पर सल्फेट आयनों की सांद्रता बाहर बढ़ जाएगी, और सल्फेट आयन कहीं जाने वाले तो है नहीं, क्योंकि साल्ट ब्रिज तो लगा नहीं। तो क्या होगा? वापस कॉपर को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। क्यों? सल्फेट आयन बाहर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट करके एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करवा दे, एक साम्यावस्था पर। तो यहां जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ वो किसके कारण हुआ? कॉपर के रिडक्शन के कारण। तो यहां डेवलप हुआ ई, किससे? Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है? सी। ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। अपचयन विभव। या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, कुछ भी कह सकते हो। छोटे में आरपी कहते। इसी को, इक्विलिब्रिया को डिस्टर्ब करने के लिए आप लोगों ने साल्ट ब्रिज का प्रयोग किया। तो यहाँ पे दो चीजें हमने पढ़ ली, ध्यान से देखो, लिखने का तरीका सीखो। जिंक से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा, तो ऑक्सीकरण विभव। यहां लिखने का तरीका सीखो, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन विभव। तो एनोड पर ऑक्सीकरण विभव और कैथोड पर अपचयन, ये हमको मिल जाएगा। वैल्यू निकालना चाहे वैल्यू निकल जाएगी, नहीं कोई दिक्कत। लेकिन एक समस्या हो गई। क्या समस्या? जिंक के रिस्पेक्ट में आप कितनों का निकालोगे? सबका ही निकालना पड़ेगा। कॉपर रखोगे, कॉपर का निकालना पड़ेगा। सिल्वर रखोगे, सिल्वर का निकालना पड़ेगा। गोल्ड रखोगे, गोल्ड का निकालना पड़ेगा। सोडियम रखोगे, सोडियम का निकालना पड़ेगा। सबका ही निकालना पड़ेगा। अब 80 मेटल, सिर्फ मेटल मेटल का भी निकाल लें, नॉन मेटल को छोड़ दें, तो 80 गुणा 80 6400, 80 इंटू 80 6400 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो। ये समस्या हो गई। साइंटिस्ट ने कहा नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं हो। हम लोगों को किसी एक को रेफरेंस मान के चलना, उस एक के रेफरेंस में सबका निकाल। चलो भैया मान लेते हैं, एक के रेफरेंस में सबका निकालते, तो किसको रेफरेंस माना जाए? तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरीके से माना, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव 0 मान के वो चले। तो जरा सबसे पहले SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हम बात करेंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हिंदी में कहते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड।
रेफरेंस किसको माना? जैसे कि बेटा मोल कॉन्सेप्ट में मास निकालने के लिए रेफरेंस किसको माना था? कार्बन 12 आइसोटोप। वैसे यहां पे हमने रेफरेंस किसको मान लिया? रेफरेंस मान लिया बेटे हम लोगों ने किसको रेफरेंस माना? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो है आपका, अब तो कई सारे, लेकिन हम जो शुरुआत से लेके चल रहे हैं उसको हम SHE, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको NHE भी कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन, दोनों ही कहा जाता है। इसको रेफरेंस में क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में एक U ट्यूब डालते हैं, ये आउटलेट है बाहर निकलने के लिए, जो गैस है वो बाहर निकलेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो यहां से हाइड्रोजन गैस पास करें। एट 1 ATM या 1 बार, यहां एक वायर लेंगे, जिस वायर को प्लेटिनम की प्लेट से जोड़ दें, और इस वायर को आप किसी से भी जोड़ सकते। इस प्लेटिनम प्लेट पर बारीक पिसा हुआ प्लेटिनम डिपॉजिट कर देंगे, बारीक पिसा हुआ प्लेटिनम, अंग्रेजी में कहते हैं प्लेटिनम ब्लैक। तो मैं यहां लिख के दे रहा हूं, प्लेटिनम ब्लैक is deposited over platinum plate, और यहां पर वन एम कंसंट्रेशन का HCl भर दो। वन एम HCl भर दो। ये 1 एम कंसंट्रेशन का हम HCl भर, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन का लें। प्रेशर 1 बार का, तापमान 298 केल्विन का, और सांद्रता बराबर 1 एम। ये सारी कंडीशन मानक स्थितियां या स्टैंडर्ड कंडीशन। तो मानक स्थितियों पर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस E0 H पॉजिटिव टू H2 बराबर 0.0 वोल्ट मान लिया गया है। रेफरेंस के लिए मानना पड़ता। अब ये क्या लिखा है मैंने, H पॉजिटिव टू H2 मतलब अपचयन विभव लिखा है, और नॉट लगा दिया तो हो गया मानक अपचयन विभव या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP।
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी हम लोगों ने मान लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0.0 वोल्ट। कब? जब सांद्रता 1m है, दाब 1 बार है या 1 atm है और तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ध्यान देने वाली बात बेटे। दो एक बातें नोट कर लीजिए। क्या? मैं अगले पन्ने पर नोट कराता हूं आपको। मान लिया गया मतलब it is only assumed that E naught H positive to H2 is equal to 0.0। नंबर दूसरी बात, SHE के सापेक्ष उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव का मान सदैव पॉजिटिव होगा। जहां जरूरत होगी मैं हिंदी लिखूंगा, इसलिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं। मतलब द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू with respect to for any electrode will always be positive। इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है, ये सब बातें मानी गई। वैज्ञानिक कह रहा है SHE के सापेक्ष किसी का ऑक्सीकरण हो या किसी का अपचयन हो, जो भी मान आएगा वो हमेशा धनात्मक लिया जाएगा, ऋणात्मक नहीं लिया। चलिए बात करते हैं। मैं मान लेता हूं कि एक तरफ आपने मानक स्थितियों में, स्टैंडर्ड कंडीशंस में जिंक और ZnSO4 का इलेक्ट्रोड रखा हुआ, जिंक का इलेक्ट्रोड ZnSO4 में डिप किया है, और दूसरी जगह यहां पर पूरा SHE। अब मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैंने पीछे बना के दिखा रखा गया। तो यहां पे तो जिंक एक इक्विलिब्रिया, एक साम्यावस्था, एक इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश करेगा Zn2 पॉजिटिव के सापेक्ष। कंडीशंस स्टैंडर्ड हैं, कंडीशंस मानक स्थितियां हैं, इसीलिए यहाँ पर जो ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो हो जाएगा E नॉट Zn से Zn2 पॉजिटिव। मैं इसकी वैल्यू आपको बता देता हूं, 0.76 वोल्ट होती है।
और इसको क्या कहते हैं, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा। अच्छा, अगर यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सीधी सीधी बात है SHE में रिडक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, जो आपने HCl का विलयन लिया है वही 2 मोल H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर एक इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश कर रहा होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा होगा। मैंने अभी ये भी आपको बताया है कि हाइड्रोजन गैस का वेस्ट बाहर आउटलेट से निकलता है। अब H पॉजिटिव से H2 बन रहा है, इसका मतलब E0 H पॉजिटिव टू H2, ये मान लिया गया है 0.0 और ये है क्या, SR, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, SHE के सापेक्ष, SHE के रिस्पेक्ट में जिंक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हुआ, उसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा। और हाइड्रोजन के सापेक्ष ही हो रहा है, SHE के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे रिडक्शन हो रहा हो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो वैल्यू कितनी आई, प्लस 0.76। अगला देखो, मान लीजिए यहां पर SHE है, ये हमने SHE ले रखा और इसको हमने जोड़ दिया कॉपर इलेक्ट्रोड से। स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं और ये किसमें डिप किया हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो SHE में हमको हाइड्रोजन देनी पड़ेगी, आउटलेट से हाइड्रोजन देनी पड़ेगी। क्यों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो H2 इक्विलिब्रिया मेंटेन करेगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो E0 डेवलप होगा वो होगा H पॉजिटिव, H2 से H पॉजिटिव। ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज आल्सो 0। हाइड्रोजन के लिए हम क्या मान के चले, 0। ठीक है, मैं कह सकता हूं SOP, मतलब हाइड्रोजन के लिए SRP भी 0 होगा, हाइड्रोजन के लिए SOP भी 0 होगा। सच्चाई तो यही है कि SRP और SOP किसी भी एक इलेक्ट्रोड के लिए हमेशा समान रहते हैं, सिर्फ उनके चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं। अगर SRP पॉजिटिव है तो SOP निगेटिव हो जाएगा, अगर SOP पॉजिटिव है तो SRP निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 0 में कोई साइन नहीं होता, तो SRP भी 0 होगा, SOP भी 0 होगा। अच्छा, यहाँ क्या होगा, कैथोड पे कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में परिवर्तित, तो वैल्यू आएगी E0 Cu2 पॉजिटिव टू Cu। अब यहाँ कॉपर में अपचयन हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या है, SR, कॉपर का SR, ये वैल्यू आया 0.34 वोल्ट। ये रटना मत, ये कैलकुलेटेड वैल्यू मैं आपको लिखा रहा हूं, ये रटना मत, रट मत लेना कहीं, ये दिया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीक्वेंस। ध्यान दो, यहां कॉपर में अपचयन हुआ तो भी वैल्यू पॉजिटिव आई, ऊपर जिंक में ऑक्सीकरण हो रहा था तो भी वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब SHE के रिस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई। तो यहां से एक बात और पता चल गई हमको कि किसी इलेक्ट्रोड के लिए
SOP और SRP की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, बस साइन एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो SOP बराबर माइनस SRP या SRP बराबर माइनस SOP। यहीं से हम लोग जब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सभी का SRP निकालेंगे तो एक सीरीज बनेगी जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे